दोस्तों आज हम स्नाइपर द वाइट रेवन मूवी की कहानी सुनने वाले हैं। एक कपल है जो यूक्रेन में रहता है और शहर से दूर खाली जगह पर अपना घर बनाकर। लड़के का नाम मैकला और लड़की का नाम नास्तिया है। मैकला एक कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाता था और नास्तिया घर पर रहती थी। एक बार दो लोग वहाँ इंटरव्यू के लिए आते हैं, ये पूछने के लिए कि आप लोग यहाँ अकेले कैसे रहते हो। पर इंटरव्यू लेने वाले का बर्ताव उनके साथ कुछ अच्छा नहीं था। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। मैकला के घर पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं था। ये दोनों एक साथ बहुत खुश थे और इन दोनों में बहुत प्यार था। नास्तिया प्रेग्नेंट थी और वो कलाकार भी थी। उसने एक लकड़ी की एंजल बनाकर मैकला को गिफ्ट किया। अगले दिन मैकला अपने कॉलेज जाने के लिए निकलता है तो रास्ते में कुछ सैनिक उसे दिखाई देते हैं। हालांकि वो जंगल का एरिया था। वो उन्हें देखता है और फिर वहाँ से आगे चला जाता है। कॉलेज पहुँचने के बाद वो देखता है कि पूरा का पूरा कॉलेज खाली है। तब उसे वहाँ टीवी से पता चलता है कि रूस की आर्मी वहाँ आ चुकी है। तब उसे समझ में आया कि वो सैनिक कौन थे। तब वो तुरंत भागते हुए अपने घर जाता है। वहाँ जाकर देखता है वो लोग उसके घर पर पहुँच चुके थे और उसकी वाइफ को मार रहे थे। ये जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो उसे मारते रहते हैं। मैकला रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दो, वो प्रेग्नेंट है, पर सैनिक नहीं सुनते। उन्होंने न सिर्फ उन दोनों को मारा बल्कि उसके घर को भी आग लगा दी। ये देखकर नास्तिया उसी हालत में उठती है और उन लोगों पर पत्थर मारने जाती है। तभी उनमें से एक सैनिक ने उसे गोली मार दी और वो वहीं मर गई। मैकला अपनी वाइफ की लाश के पास वहीं पड़ा रहता है। उसका पूरा घर जल जाता है। अगली सुबह वहाँ यूक्रेन के कुछ सैनिक आते हैं जो पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे लोग हैं या नहीं, और जब उन्हें यकीन हो जाता है तब वो सबसे पहले उसकी वाइफ को दफनाते हैं। मैकला को अपने साथ लेकर के आते हैं। ये सभी रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। कुछ सैनिक जो आम लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। जब मैकला को वहाँ लेके गए तो सभी उस बात का विरोध कर रहे थे, ये सोचकर कि कहीं ये कोई जासूस तो नहीं है। पर मैकला ने कहा कि मैं उन लोगों को ख़त्म कर देना चाहता हूँ, उन्हें अपने सरजमीन से दूर भगाना चाहता हूँ। तब उन्हें थोड़ा सा यकीन हुआ। उसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे। फिर उन सब की ट्रेनिंग शुरू होती है। उन्हें सैनिकों की तरह ट्रेंड किया जाता है। शुरुआत में मैकला को बंदूक खोलने और लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर वो कोशिश कर रहा था। इन सब की रेगुलर ट्रेनिंग हो रही थी। फिर एक दिन ये कहा जाता है कि फ्रंट में स्नाइपर चलाने वाले लोगों की कमी हो रही है, क्या कोई ट्रेनिंग करना चाहता है। 2-3 लोग हाथ खड़े करते हैं और मैकला भी खड़ा होता है। तो उसके सीनियर कहते हैं कि तुम AK-47 को असेंबल नहीं कर पाते तो तुम स्नाइपर कैसे चलाओगे। तब उसने कहा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। तब उसने कहा कि मैं AK को 20 सेकंड के अंदर असेंबल कर दूंगा। तो सभी हंसने लगे। फिर उसे वो करने का मौका दिया जाता है और करने से पहले वो अपनी आंखों में पट्टी बांध लेता है। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। पर जैसे ही टाइम शुरू होता है तो वो केवल 18 सेकंड में ही उसे असेंबल कर देता है। ये देखकर सभी तालियां मारने लगते हैं। वहाँ खड़े कुछ ऑफिसर को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। फिर इन सब की स्नाइपर की ट्रेनिंग शुरू होती है, जहाँ सबको ये बताया जाता है कि स्नाइपर की एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाना नामुमकिन होता है अगर वो किसी आवाज़ के नीचे रहकर काम करते हैं तो, जैसे कि बम या गोली की आवाज़ के साथ गोली चलाना। इसके बाद इन सब को स्नाइपर दिया जाता है। वहाँ सभी को मॉडर्न स्नाइपर दिया जाता है पर मैकला को पुराने स्नाइपर दिए जाते हैं। वो कहता है कि उसे भी वही स्नाइपर चाहिए, पर वो उसे पुराना मॉडल ही देते हैं। इसके बाद स्नाइपर की ट्रेनिंग में ऑफिसर बताते हैं कि जब आप स्नाइपर के साथ हैं तो बिल्कुल भी हिल नहीं सकते। वो सभी के बगल में गोली चलाते हैं और जो भी हिल जाता है उसे माइनस पॉइंट दे देते हैं। उसके बाद उन्हें अलग अलग स्नाइपर के बारे में पढ़ाया जाता है कि कौन सी राइफल कितनी दूर तक मार कर सकती है। रेवेन अपने ऑफिसर से एक सवाल करता है कि अगर सामने वाले की राइफल हमसे ज़्यादा अच्छी हुई तो ऑफिसर कहते हैं कि फिर आपकी किस्मत ही आपका साथ दे सकती है। उसके बाद उन सभी को एक टास्क दिया जाता है जहां पर उन सभी को निशाना लगाना था। लेकिन जब काउंटिंग शुरू होती है तो उन सब के आंखों के सामने एक बोर्ड रख दिया जाता है। इस टास्क में सभी ने अच्छा परफॉर्म किया पर रेवेन को माइनस पॉइंट मिलता है। वो कहता है कि इस राइफल से ये पॉसिबल नहीं है, पर ऑफिसर कहता है कि बहुतों ने इसे इसी से किया है। इसके बाद अगले सेशन में बताया जाता है कि हम कैसे कैलकुलेट करें कि ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है और सही कैलकुलेशन किस तरह से होता है। जब भी ऑफिसर बता रहे थे तब रेवेन उन कैलकुलेशन को उनके बताने से पहले ही कर देता है।
वो सभी बिल्कुल सही थे, जिसे देखकर ऑफिसर को अच्छा लगता है। इसके बाद उन सबको एक टास्क दिया जाता है जहां अंधेरे में टारगेट को हिट करना रहता है। बस उन्हें एक बार रोशनी दिखाई जाएगी। इस टास्क में रोशनी दिखाई देते ही सभी को फायर करना था, पर किसी का निशाना टारगेट पर नहीं लगता है। पर रेवेन ने फायर नहीं किया। रोशनी में वो बस कैलकुलेट करता है और इसके बाद स्थिर होकर निशाना लगाता है और टारगेट को हिट कर देता है। इस बार बाकी सबको माइनस पॉइंट मिलते हैं, पर रेवेन को प्लस मिलता है। इसके बाद इन सब का टेस्ट रिजल्ट आता है, जिसमें रेवेन को फर्स्ट क्लास से पास किया जाता है। इसके बाद वहाँ ऑफिसर्स रेवेन को अपने साथ मिशन पर ले जाते हैं। ये रेवेन का पहला मिशन था, जिसमें 2 स्नाइपर और बाकी गन्स थे। इस मिशन में वो रशियन आर्मी को टारगेट करते हैं, जो संख्या में 5-6 थे। वो सभी को एक साथ टारगेट करते हैं और मार देते हैं, जो किसी कोरियन कार को रोके हुए थे। इसके बाद वो अपना झंडा वहाँ लगाते हैं। इसके बाद वो सभी वहाँ से अपने बेस पर लौट जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो अपने बाकी दोस्तों के बारे में पूछता है, तो पता चलता है कि वो सभी दूसरे मिशन पर गए हुए हैं। लेकिन जब वो मिशन ख़त्म होता है तो उनके बहुत से साथी मारे जाते हैं, और इन सब के पीछे एक एडम नाम के स्नाइपर का नाम आता है, जो रशियन आर्मी से था। इसके बाद ये एक और मिशन पर जाते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर रशियन आर्मी आने वाली थी। तो वो उस जगह पर पहले से जा करके बम लगा देते हैं और घास में छुपकर वेट करने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ आते हैं तो सबसे पहले तो वो निशाना लगाते हैं। तब रेवेन देखता है कि उनमें से एक उसका स्टूडेंट है, तो वो थोड़ा रुक जाता है। पर जब गोली चलाने का ऑर्डर आता है तब वो गोली चला देता है, और चलाते ही सारे बम फूट जाते हैं और सारे रशियन सैनिक वहाँ मारे जाते हैं। उसके बाद उसके ऑफिसर ये पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे थे। तब उसने बताया कि इनमें से एक मेरा स्टूडेंट था। पर ऑफिसर ने कहा कि ये उसकी इच्छा थी कि उसने रशियन आर्मी का साथ दिया। इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रेवेन और कर्नल एक साथ बैठते हैं। कर्नल उसे अपने फैमिली की फ़ोटो दिखाता है और उन्हें बताता है कि इन्हें नहीं पता है कि मैं आर्मी में हूँ, नहीं तो ये परेशान हो जाएंगे। रेवेन भी अपनी वाइफ की आखिरी निशानी को दिखाता है और कहता है कि यही मेरी फैमिली है। इसके अगले दिन वो एक मिशन पर निकलते हैं। इस बार बहुत सारे लोग थे, तो वो पहले से जाकर वहाँ पर छुपना चाहते थे, ताकि वो रशियन आर्मी को उस जगह पर कब्जा करने से रोक पाए। वो सभी अपने अपनी जगह पर जाकर छुप गए, वहाँ रशियन आर्मी को देखने के लिए, और सही समय का वेट करने लगे। तब रेवेन देखता है कि वहाँ दूर खड़े जो आर्मी के लोग हैं उनमें से एक वो है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। तो वो कर्नल से पूछता है कि कर्नल मैं तैयार हूँ, पर कर्नल उसे मना करते हैं। ये फिर से पूछता है क्योंकि उसे देखने के बाद वो अपना कंट्रोल खो बैठा था, और वो गोली चला देता है। वो उसे मार देता है, पर रशियन आर्मी इन लोगों को देख लेती है। उनके स्नाइपर एडम ने कर्नल पर निशाना साधा और उसे मार दिया, और बाकियों पर भी बम फेंकने लगे, पर वो किसी तरह वहाँ से बच निकलते हैं। रेवेन ऐसा समझता है कि वो उसकी गलती थी, जिसकी वजह से कर्नल मारा जाता है। तो रेवेन अगले दिन अकेले ही उस एडम नाम के स्नाइपर को मारने के लिए निकल जाता है। वो जंगल में बहुत देर छुपा रहता है। फिर उसे कचड़े में एक दूसरा स्नाइपर दिखता है, तो वो उसे मार देता है। पर वहाँ एक और स्नाइपर था जो रेवेन को शूट कर देता है, पर वो बच जाता है। पर रेवेन वापस उसे शूट कर देता है। इसके बाद वो घायल होने के बाद उस जगह से निकल आता है और एक जगह पर अपने आप को छुपा लेता है। फिर उसे बेस से कॉल आता है कि वो एडम को मारने जा रहे हैं। वो तुरंत बेस पर चला आए। वो तुरंत बेस पे चला जाता है, जहाँ ब्रीफिंग होती है कि एडम जिस जगह पर है वहाँ से वो सोल्जर्स को मारकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। लेकिन उस जगह पर हम माइंस नहीं बिछा सकते, पर उसे मारना जरूरी है क्योंकि उसने हमारे बहुत सारे यूक्रेन स्नाइपर को और सोल्जर्स को मारा है। तब वो प्लान करते हैं कि वो 2 ग्रुप में जाएंगे, एक जो उनका ध्यान भटकाएंगे और दूसरा ग्रुप जिसमें रेवेन रहेगा वो उस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे। प्लान बन जाने के बाद वो सभी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। रेवेन उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जहां वो 2 रशियन सोल्जर को देखता है, जिनमें से एक ने उसकी वाइफ को मारा था, तो वो उसे शूट कर देता है। इसके बाद जो स्नाइपर बाहर थे वो सभी को बाहर वाले को मार देता है और रेवेन अंदर चला जाता है। एडम देखता है कि कोई भी ऑफिसर उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसे शक होता है और वो बाहर निकल कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। तो वो रशियन आर्मी को कॉल करके बताता है
और वो कहते हैं कि वो तुरंत बैकअप भेज रहे हैं। एडम फ़ोन करके जैसे ही अपनी पोजीशन पर वापस लौटता है तो रेवन पहले से उसका वेट कर रहा था। वो उसके ऊपर जोर से हमला करता है और उसके गले में एक नुकीला चाकू मार देता है और उसकी जान वहीं निकल जाती है। वहाँ एक और स्नाइपर था तो रेवन उसे ग्रेनेड फेंक कर मार देता है। एडम का फ़ोन बजने लगता है जिसे रेवन उठाता है। उधर से वो कहते हैं कि वो जल्द आ रहे हैं, पर रेवन कहता है कि अब तुम लोगों का समय ख़त्म हो चुका है। रेवन स्नाइपर उठाता है और आ रहे ट्रक के ड्राइवर को मार देता है। तो सभी रशियन सेना बाहर निकलने लगती है और जो लोग पहले से छुपे हुए थे वो रशियन सेना पर हमला कर देते हैं और सारे लोगों को एक एक कर मार डालते हैं। उन सबको मारने के बाद रेवन अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है और कहता है कि उसने अपना बदला ले लिया, पर उसे अब अपने देश की सेवा करनी है और वो फिर वहाँ से चला जाता है और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।